प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश पर वीडियो लाइए, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी हमारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, तो इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ जो कि बोर्ड एग्जाम में हम उनको पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकें। तो भाई आज का जो वीडियो है आपका होने वाला है 12th इंग्लिश के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर पूरा 100 नंबर की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि मैं आपको अक्सर ऐसे वीडियो ही प्रोवाइड कराता हूं जिसमें कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, मतलब कि पूरा जो पेपर का पैटर्न है उसके अनुसार जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में हो जाएं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहां पर करते हैं हम लोग यहाँ पर 12th इंग्लिश में जो 100 नंबर है, 100 में आप लोग किस टाइप से 95 प्लस स्कोर करेंगे, यानी 95 प्लस आप लोग ला सकते हैं। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के यहाँ पर एक ही वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। पूरा पेपर जो आपका 12th इंग्लिश का यूपी बोर्ड का हमारा पेपर आने वाला है वो इसी पैटर्न पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में सेक्शन ए हो गया, जो आपका पेपर होता है आपको पता है 12th इंग्लिश का 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। आपका एक होता है सेक्शन ए, फिर आपका सेक्शन बी और सी में आपका ग्रामर, और सेक्शन डी जो होगा वो आपका लिटरेचर यानी बुक से होता है। तो चारों सेक्शन के क्वेश्चन यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा सेक्शन ए होता है, स्टार्ट होता है, ये आपका शुरू होगा एक अनसीन पैसेज से, ठीक है ना। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं एक चीज़ हमेशा क्लियर आपको बताता हूं, और यहीं पर इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी अदर सब्जेक्ट की भी बात कर दें तो भाई आपको कहीं ना कहीं अपना जो दिमाग है उसको ज़्यादा यूज करना है। बाकी यूज करने का मतलब समझ रहे हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा के चक्कर में आप लोग बैठे रहें। तो जैसे कि ये पैसेज आपके सामने है, इसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन फॉलो। देखो यहां पर ये जो आपका पैसेज होगा पूरा 15 नंबर का रहता है। कितने का रहता है? तो भाई 15 नंबर का ये पैसेज रहता है। अब इस पैसेज को पहली बात तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने पे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंदी के साथ आपको समझाऊंगा। देखो इसमें कह रहा है कि इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस। देखो इसका मतलब होता है, सर्कमस्टेंस का मतलब होता है जो परिस्थितियां है ना, जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, कठिनाइयां आती हैं, उनको बोला गया है। दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ए मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी साइकियो एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर। तो यहां पर इस पैसेज को मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आप पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके देखो, समझ जाएं। अब जैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले। तो बाकी यहां पर हिंदी में देखिए क्या बताया गया इस पूरे पैसेज में, तो वो मैं आपको यहां पर देखो हिंदी के साथ बता रहा हूं। इसको आप हिंदी में बताने का मतलब ये है कि जैसे आपको पैसेज समझ में आ जाएगा तो आंसर देना काफी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखो इस पैसेज में पूरे क्या बताया यहाँ पर समझना। इसमें बताया गया है कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, मतलब जो हमारी कठिनाइयां या परिस्थितियां हैं उन्हीं के बारे में कह रहा है। तो विपरीत परिस्थितियों में ही असली इंसान की पहचान होती है। भाई आप ही जानिए, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है और आपका कोई खास दोस्त है या कोई रिलेशन का है, अगर वो मुसीबत में काम आता है तभी तो आप उसको पहचान पाएंगे। क्योंकि भाई मुंह से तो बोलने वाले बहुत से लोग होते हैं कि हम आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, ये वो दुनिया की बात है। लेकिन आपको रियल जो पर्सन है उसकी पहचान कब होगी? तो जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तब आप उसको पहचान पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हमारा है और हमारे सपोर्ट में रहता है, ठीक है ना। तो ये होता है चरित्रवान, नेक इरादे वाला, मजबूत और सुदृढ़ शरीर वाला और दूसरे की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। तो ये इसी में पूरा का पूरा बताया गया, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि पैसेज का थोड़ा सा हिंट्स आपको कहीं ना कहीं मिल गया होगा कि आखिरकार पैसेज में क्या क्या चीजें बताई गई हैं और हमें इसके क्वेश्चन कैसे करने होंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चनों को हम समझते हैं। बाकी पैसेज पूरा आपका देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट करके मैंने इसको बता दिया है कि आखिरकार पैसेज में क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। इसको पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर की भाई बात करते हैं क्योंकि यही तो मेन पॉइंट है। और जो 15 नंबर है, 15 नंबर आप कैसे लाएंगे? 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। पूरा जो 15 नंबर है इसमें 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे और एक क्वेश्चन का मिलेगा 3 नंबर, जिसके अनुसार 5 × 3 यानी कि 15 नंबर आपको इसका पूरा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, यानी कि जो एक सच्चा इंसान है या बोले तो यहाँ पर असली इंसान को आप कैसे खोज सकते हैं या कैसे पहचान सकते हैं। तो मैंने आपको देखो पैसेज के शुरू में ही आपको हिंदी समझाया था कि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर आती हैं तभी हम असली इंसान की पहचान कर सकते हैं या सच्चे इंसान की पहचान कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप कहाँ से बनाएंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तभी हम उसको पहचान सकते हैं। अर्थात इसका आंसर आप लिखेंगे शॉर्ट में, देखो लिखना है द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस। तो हम लोग देखो शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि आप ये कभी मत सोचना कि हम कॉपी भर के आएंगे तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये जरूरी नहीं। क्योंकि भाई जो एग्जामिनर होते हैं कहीं ना कहीं वो ये चीज देखते हैं कि जो आपने कॉपी पर जो आंसर दिया है क्या वो आपने उतार के लिखा है पूरा का पूरा या आपने उसमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज किया है। तो बच्चों के दिमाग में ज़्यादातर यही चीज़ें चलती हैं ना कि हम कॉपी का पेज पूरा भर देंगे तो हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा कभी मत करना। कॉपी का देखो पेज भरने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा आपको आंसर पर भी ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसका समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो अपनी विपत्तियों के बारे में बताया गया, मतलब यहाँ पर प्रूफ्स जो है एडवर्सिटी इवन इन एडवर्सिटी, यानी कि विपत्तियों के समय पर जो व्यक्ति होता है वो कैसे अपने आप को संभालता है। देखो यहाँ पर एक चीज बताई गई आंसर के बारे में। अब आपको जैसे कि मान लीजिए अनसीन पैसेज का पूरा आंसर अच्छे तरीके से नहीं आता है तो फिर आप इसके वर्डों को देखे इस पैसेज से मैच कराया करो। ठीक है, यही सॉल्व करने का तरीका होता है। तो देखो जैसे पैसेज मैच कराएंगे तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के कुछ वर्ड हैं, जैसे प्रूफ्स हो गया है ना, हिज वर्थ इवन इन टाइम एडवर्सिटी, ये सब चीजें मैच हो रही हैं। तो हम ये चीज समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं आंसर जो होगा आपका यहीं से होगा। तो इतना करने के बाद आप अगर थोड़ा सा, जब आपको थोड़ा सा अच्छे से आए तो फिर आप लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन जब नहीं आता तब ये चीजें उतारने वाली होती हैं। तो जैसे इसका आंसर आप यहां पर देखो लिखा है ए मैन ऑफ कैरेक्टर नोबल इंटेंशन स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी साइक्यू वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका आंसर ये होगा, मतलब व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए, है ना, दयालुतापूर्ण होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें सेल्फलेस मतलब कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हमेशा लोगों की विपत्तियां जो होती हैं विपत्तियों में काम आने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही महान है। और आज के टाइम पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से देखो इसका आंसर हो गया ना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु कैन कॉन्क्वेयर हिज मिशन। तो इसका आंसर आपके सामने यहाँ पर हो गया, देखो ए पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल एंड firm determination can achieve his goal। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 नंबर के, तो यहाँ से 9 नंबर आपका मिल जाएगा। इसी के साथ डी नंबर देखो एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। यानी क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हिंदी में क्वेश्चन आता है ना कि अंडरलाइन पोर्शन जो होता है ना, रेखांकित अंश बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो वैसे यहाँ पर करा कि एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो किसकी, तो अंडरलाइन पोर्शन की। वैसे इस पैसेज में मैंने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन मान लो कि कहीं ना कहीं आपको अंडरलाइन दे दी, जैसे यहाँ पे कर दिया, इससे अंडरलाइन कर देगा इस प्रकार से, है ना, 2-3 लाइनों पर ऐसे। तो इसका क्या करना होगा, आपको फिर व्याख्या करनी पड़ेगी। ये होता है रेखांकित अंश, जैसे हिंदी में आता है। ठीक है ना, तो ये व्याख्या करने के लिए आता है। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी चीज का एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या चीजें बताई गई हैं जहां पर मतलब अंडरलाइन रहेगा। तो जैसे यहाँ पर अंडरलाइन नहीं है तो इसमें आप देख लो कहाँ से व्याख्या करी गई। तो लिखा गया कि द इनर मैन वेक्स अप मीन्स व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ ए मैन वेक्स अप। तो इसका ये आपका हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई नंबर पे आते हैं। अब ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा ये 3-3 नंबर का क्वेश्चन था पूरा का पूरा, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 1-1 नंबर के रहेंगे 3 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कहा गया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट क्या है जो कि इस पैसेज में ये वर्ड आया है, तो इसका अपोजिट भाई हो जाएगा सेल्फलेस, है ना। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, है ना, स्वार्थी व्यक्ति। और अगर बात करें सेल्फलेस की तो निस्वार्थ बोलेंगे, निस्वार्थी, है ना। तो यहाँ पर एक दूसरे के क्या है भाई, ये अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपका इसका अपोजिट हो गया। इसी प्रकार से देखो
अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। तो माइजरी का अपोजिट भाई क्या होगा यहाँ पर पैसेज में, माइजरी का मतलब, सॉरी अपोजिट नहीं पूछ रहा है, मीन्स माइजरी, तो इसका हो जाएगा भाई एडवर्सिटी, ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स ऑफ पैसेज। तो इसका आपको क्या बताना, मतलब बताना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा डिफिकल्टीज, ठीक है ना, तो इसका आपका हो जाएगा डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाई। तो इस प्रकार से पूरा 15 नंबर का जो पैसेज था हमने देखा, 5 क्वेश्चन हमने किए, ठीक है ना, पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन करे हैं हम लोग, तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हमने किए 5, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन थे, और यहाँ पर हमें मिलेंगे इसके करने पर 15 नंबर, ठीक है ना। तो इतना जब कर देंगे तो पूरा 15 आपको मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है देखो सेक्शन बी। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, ऐसा नहीं, जो आपका जो टेक्स्ट बुक के देखो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के सारे क्वेश्चन है ना, इनको पूरा आपके सामने मैं कराऊंगा, कैसे क्वेश्चन का आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देंगे, किस टाइप से ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें हम लोग करेंगे। थोड़ा सा वीडियो मैंने बताया है आपसे कि लॉन्ग होगा, लेकिन इसको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है, सारी चीजों को, तो इतना आप लोग कर लेंगे। अब देखो सेक्शन बी की हम बात करते हैं। ये आपका जो सेक्शन बी आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, ये पूरा का पूरा आपका आएगा 20 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का रहेगा भैया, तो बोलेंगे 20 नंबर का, जिसमें आपका 10 नंबर का रहेगा आर्टिकल और 10 नंबर का रहेगा आपका देखो लेटर, ठीक है ना, 10 नंबर आर्टिकल का और 10 नंबर आपको मिलेगा लेटर का, तो टोटल मिला के 20। अब देखो कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से समझना। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसमें देखो कह रहा है राइट एन आर्टिकल। देखो आर्टिकल का मतलब होता है हिंदी में बोले तो लेख, यानी किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने विचारों को व्यक्त करना, या बोले तो निबंध जैसे आप लिखते थे अभी तक, तो निबंध के ही तरीके से होता है, बस फर्क कितना होता है कि निबंध में आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग लिख सकते हैं, और जो आर्टिकल होता है इसमें आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, माने कि बिना हेडिंग के आप लोग एक तरफ से लिखते चले जाएंगे उसके बारे में, वो आपका आर्टिकल हो जाता है। लेकिन ऐसे की तरह भी लिखेंगे तो भी आपको ये 10 नंबर जो होता है वो आपको आराम से मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। देखो 100 से 150 शब्दों में लिखना है, और यहां पर कुछ टॉपिक बताए गए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका एक टॉपिक है वोमेन इन न्यू इंडिया, है ना, हमारे नए भारत या नए जमाने में अगर बात करी जाए तो भारतीय नारियों के बारे में आपको बताना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें, शिक्षा के बारे में, है ना, उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं या कैसा उनकी स्थिति है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया ना। या वोमेन सेफ्टी के ऊपर भी आ सकता है, नहीं नारी सुरक्षा के भी ऊपर ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको कर लेना है। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं बी नंबर का। देखो यहाँ पर है इज साइंस ए ब्लेसिंग ऑफ ए कर्स, मतलब कि विज्ञान जो है वो आपका विज्ञान क्या है, वरदान है या साप है, ठीक है ना, विज्ञान वरदान या साप, तो आपको इसके बारे में बताना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना इस बार के लिए। ऐसे यहाँ पर है हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तीनों टॉपिक। बाकी के और कोई जो टॉपिक है उनको मैं आपको देखे आंसर के साथ लेकर के आऊँगा। काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन हैं जिनको कि एक वीडियो में देखिए सारी चीज़ें तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको लगातार ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएँ जिससे कि आपके ये जो सब्जेक्ट है इनकी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो आपको मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है लास्ट तक। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले जो क्वेश्चन है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 10 नंबर का यहाँ पर ये टॉपिक आपका हो जाएगा। अब इसके बाद जो 10 नंबर बचेगा वो आपका लेटर या जो एप्लीकेशन आता है ना उससे आता है। बोलेंगे भैया एप्लीकेशन नहीं आता, लेटर आता है। जी हाँ, लेटर भी आता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन भी रख देता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जब प्रोवाइड कराता हूँ उसमें आप देखेंगे जब क्वेश्चनों को तो आपको पता भी चलेगा। मैंने आपसे कई बार कहा है ना कि इन नोट्स में जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज किया है, तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर जो प्रीवियस ईयर पेपर के सेट रहेंगे उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। उससे ये आइडिया लगता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कहां से आर्टिकल, कहां से लेटर, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स दे रहा हूं मैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना। इस पर मैसेज करके आप जो है नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, मात्र 99 रुपए में। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप समझ सकते हैं इतना सस्ता दे रहा हूँ। आप चाहें तो ले सकते हैं, पूरा कंप्लीट रहेगा, हैंड रिटन। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। मैं जो ये पेपर के 7 सेट दे रहा हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भाई आप जो है ना इसको पढ़ करके जाओगे और आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे
पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हमें कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, पिछले क्वेश्चनों की मैं बात करूँ, प्रीवियस में जो रिपीट हुए क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम जिसे आप बोलते हैं जिलाधिकारी, ठीक है, अबाउट द नोशंस केस्ड बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। देखो मतलब देर रात्रि तक आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में क्या है, जो लाउड स्पीकर है ना वो यूज करे जाते हैं, बजाए जाते हैं, और आपको उससे डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, रोकने के लिए यहाँ पर आप उसको क्या है, जिलाधिकारी को एक लेटर लिख रहे हैं, कह सकते हैं ये कंप्लेंट्स लेटर के अंतर्गत आते हैं। जो लेटर होते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं, एक आपका पूछा जाता है एडिटर लेटर, ठीक है ना, यानी कि संपादक पत्र होता है, और एक आपका होता है कंप्लेंट्स यानी शिकायत पत्र, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के आपके ये पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर ये क्या है, कौन सा है, तो भाई ये आपका कंप्लेंट्स यानी शिकायत करी गई है, ठीक है, तो शिकायत पत्र है। तो ये हो गया। अथवा में एक आपका आता है, जैसे कि यहाँ पर एक अथवा में दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। तो यहाँ पर शुल्क माफी के लिए हो गया ये, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन बी है आपका टोटल होता है भाई 20 नंबर का, और 20 नंबर की तैयारी आपको इसी टाइप से करनी है, जो कि मैंने बता दिया। और ये कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपको कराऊंगा इनको, बाकी आपको टॉपिक अभी थोड़ा सा रिवाइज करते जाना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है। आप मान के चलिए मेन आपका सितंबर जा चुका है, अक्टूबर आपका बचा है, ठीक है ना, अक्टूबर आपके पास है, उसके बाद आपका नवंबर आएगा, और फिर आपका दिसंबर, और उसके बाद भाई 3 महीने के बाद आपके पास टाइम नहीं है। जनवरी में आपका प्री बोर्ड, और फरवरी में भाई साहब आपका होगा बोर्ड का एग्जाम। तो 3 महीने में आप मान के चलिए, और इसी में आपको सारी चीजें तैयार करनी है, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन सी पर। तो सेक्शन बी जैसे ही खत्म होगा, अब आपका आएगा यहाँ पर सेक्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा सेक्शन। तो सेक्शन सी जो होगा ये टोटल आपका 20 से 25 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखो जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती रहनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है और कितने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में आते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। देखो मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि आपके माइंड में एक जो वो होता है ना, बोले तो रेखा चित्र बोले तो वो आपके माइंड में हमेशा चलते रहना चाहिए। और अगर ये चीज़ आप समझ गए तो समझ लो वहीं से बोर्ड एग्जाम में आप एकदम अच्छे नंबर लाने के बिल्कुल नज़दीक हो। तो चलो सेक्शन सी को हम समझते हैं। इसमें पहले देखो क्वेश्चन में हिंट्स दी गई है, हर एक क्वेश्चन में शुरू में ऐसे हिंट्स दिया रहता है। जैसे इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो एक चीज़ और क्लियर कर लो आप लोग, आप बोलते हो कि भैया जो यूपी बोर्ड है हमारा, इसमें एक न्यूज आई थी, क्या आया था भाई, इसमें आया था कि जो MCQ है, MCQ ये क्या 20 आने वाले हैं। तो आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लगातार कमेंट किए जा रहे हैं कि भैया आप जो है जिस प्रकार से 10th में 20 MCQ आने लगा है, क्या 12th में भी ऐसा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा देखो सेक्शन सी है ना, ग्रामर वाला पोर्शन, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव अब आने लगे हैं। तो भाई ऑब्जेक्टिव का बहुत कम चांस है, MCQ आपका बहुत ही कम चांस है कि आएगा। आपका पैटर्न लगभग यही रहने वाला है। तो आप इसी पैटर्न पर लगातार तैयारी करो, क्योंकि सितंबर आ चुका है, और अगर ऐसा होना होता तो अब तक आपका मॉडल पेपर पे कहीं ना कहीं वो आपको दिख जाता है MCQ, लेकिन ऐसा कुछ खास होने वाला है नहीं। तो आप इसी पैटर्न पर लगातार तैयारी करते रहो। ये डाउट आप लोग कभी मत रहो कि 20 MCQ आएंगे तो हम उसी के अनुसार तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा बताया जाए वैसे आप लोग अभी करते रहो। अब देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला, तो ये चूज करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि टोटल 10 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। जैसे आपके सामने यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे देखना कह रहा है कि रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। इसमें पूछा ये जो सेंटेंस है पूरा, विच वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि जो आपका ये सेंटेंस दिया गया यहाँ से, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, इसमें आप बताइए कौन सा एरर है, यानी कौन सा शब्द इसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पर गॉन हो गया, हिज हो गया, बिफोर हो गया, या कम्स हो गया, कौन सी गलती है। तो याद रखना इसमें आपका जो कम है ये गलत है, ठीक है ना। यानी कि ये जो कम आपका लास्ट में जुड़ा है ये डी नंबर का ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि एरर आपको ढूंढना था। तो भाई एरर आपका यही है, ठीक है ना। तो डी नंबर इसका सही है। इसी टाइप से अगले क्वेश्चन पे आते देखो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वी नंबर, कह रहा है कि द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, तो इसका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सी नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ डिस्पेस, तो इसका साइनोनिम्स बताना। साइनोनिम्स का मतलब समझ रहे हैं, समानार्थी जिसे आप बोलते हैं, हिंदी में होता है ना समानार्थी शब्द, तो समानार्थी बताना है। ऐसे एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है भाई, अपोजिट यानी कि विलोम शब्द। तो ये देखो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी जो आपको नोट्स में प्रोवाइड कराने के लिए बोला हूँ, इन्हीं नोट्स में आपको इंग्लिश में ये मिल जाएंगे। जो साइनोनिम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना, आइडियम्स फ्रेजेस हो गया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप अगर ये नोट्स देंगे तो वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में तो ये चीज़ें मिलेंगी ही, बाकी आपको और भी चीज़ें यूट्यूब पर भी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। हमेशा आपको ये लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसका भाई आप बताओ यहाँ पर साइनोनिम्स क्या होता है डिस्पाइज का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हेट, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग हेट कर लीजिएगा, हेट मतलब क्या होता है, घृणा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पे कह रहा है कि एंटोनिम्स बताओ। जैसे यहाँ पर साइनोनिम्स था वैसे यहाँ पर एंटोनिम्स, ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है, याद रखना 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव, तो 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि टोटल 10 नंबर का रहेगा। तो इसका देखो एंटोनिम्स यहाँ पर किसका, तो सर्वर का एंटोनिम्स क्या होता है भाई, तो यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें लगाओ आप ए में, ठीक है ना, मिल्ड, तो इसका भाई मिल्ड होगा यानी ऑप्शन पहला, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर है एंड यू फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव इन लकी रिलेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, तो भाई यहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी में नेपोटिज्म में, ठीक है ना, नेपोटिज्म, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भाई आपके कितने हो गए 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन, कितने नंबर के, तो 10 नंबर के। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई ना कि आखिरकार जो ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके दिमाग में चलता रहता। अब बताओ 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पहले से पूछा जाता था पुराने पैटर्न पर, तो अब कहाँ चांस है यार, 20 नंबर का वैसे भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता था, लेकिन 10 यहाँ पर आ गया और 20 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो ऐसा यूपी बोर्ड में तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखो यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो अदर बोर्ड से बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के रखे जाते हैं। भाई मैं आपको रियली बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के रखे जाते हैं। अदर बोर्ड में आप चले जाओ, यहाँ पर कहीं ना कहीं रिक्त स्थान जो आप बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, सही मिलान वगैरह, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल बहुत ही कम मुझे लग रहा। अब देखो यहाँ से आओ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया गया है जिसमें कह रहा है चेंज एनी वन। देखो अब क्वेश्चनों पर ध्यान देना, क्वेश्चनों को बहुत ध्यान समझना। कह रहा है कि चेंज एनी वन, कोई एक ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड 2 दिए गए हैं ना, 2 में से कोई एक करना है एनी वन, और किस में बदलना है, तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कर रहा है ही सेड ओह व्हाट ए चांस, तो इसको आप इनडायरेक्ट में बदलो। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि उसने कहा वाह क्या मौका है, ठीक है, ओह क्या चांस है, तो यहाँ पर आप OH कर सकते हैं। अब देखो इसको इनडायरेक्ट में अगर बदलना है तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़ आई है, तो इसमें बदलने के लिए आपको एक्सक्लेम्ड का यूज करना पड़ेगा। मतलब साइड 2 के स्थान पर जब आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, इतना आपको करना है। तो देखो इसका आंसर आप चाहें तो यहीं पर लिख सकते हैं, मैं आपको इसके सामने बता देता हूँ। यहाँ पर देखना कैसे लिखना है, इसको आप बनाएंगे जब तो ही लगाएंगे, साइड के स्थान पर डबल इन्वर्टेड कॉमा जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लिख देना ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना, EXCLAIMED एक्सक्लेम्ड। और यहाँ पर इसके बाद फिर क्या है व्हाट ए चांस, तो इसको लगाएंगे विथ आपको जोड़ना है। और व्हाट ए चांस मतलब क्या मौका है, तो भाई सरप्राइज वाली बात हो रही है यहाँ पर, है ना, कहीं ना कहीं सरप्राइज यानी कि आपको मिल रहा है, तो इसमें आप लिखेंगे विथ सरप्राइज SURPRISE सरप्राइज्ड, इसका मीनिंग आपको पता होगा, सरप्राइज्ड एट दैट ए चांस, तो यहाँ पर ए चांस को आपको इसी प्रकार से रखना है, दैट ए चांस, इतना करना है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड एट दैट ए चांस, इतना करना है आपको, ठीक है ना।
यहाँ पर ए जोड़ दीजिए, दैट ए चांस। इतना हो गया। ऐसे ही एक दूसरा दिया गया है, ही सेड आई मस्ट गो, तो इसका क्या बनेगा, क्योंकि ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको सेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको यहाँ पर दैट जोड़ देना है, सिर्फ दैट लगाना पड़ेगा आपको। देखो तो इसका आप बनाएंगे, यहाँ पर देखो लिखेंगे ही सेड, यहाँ पर सॉरी ही सेड, और यहाँ पर इस कॉमा को हटाने के लिए दैट, है ना, दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ने के लिए ही सेड दैट, और फिर लगाना है ही मस्ट, और फिर आपको लगा देना है टू गो, ऐसा कर देना, मतलब आई को ही में चेंज कर दिया यहाँ पर, और ये आपका हो गया दैट। ठीक है, इतना आपका इसमें चेंजेस हुआ है, तो ये आपका दूसरा बन गया। ऐसे यहाँ पर देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई एक करना था, ठीक है, दोनों नहीं आपको करने की, ए और बी आप दोनों कर दो। यहाँ पर एनीवन आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से शुरू में बता देगा, तो कोई एक करना है आपको, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इतना कर सकते हैं आप लोग। ऐसे ही देखो बी नंबर में कह रहा है, आप इसमें क्या करो, कंबाइन एनीवन, फिर से कोई एक, ठीक है ना, एनीवन हर एक क्वेश्चन में रहेगा आपके, एनीवन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मतलब डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के सामने ही लिखा रहेगा कि आपको क्या करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना पहला, इसमें कह रहा है ही इज रिच, वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, लेकिन वह एक साधारण जीवन जीता है। तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ब्रैकेट में देखो सामने लिखा ना किस में, तो कंपाउंड सेंटेंस चेंज करना है। तो देखो इसका आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट बदलने के लिए, तो इसके नीचे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर ही इज रिच, ही इज रिच, मतलब कि वह क्या है भाई, अमीर है, ही इज रिच। अब यहाँ पर कॉमा लगा था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर कंपाउंड यानी कि एक वाक्य को जो है जोड़ करके बनाना है, तो यहाँ पर कॉमा हटाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए क्या करना है भाई, आपको जोड़ना है स्टिल, ही इज रिच स्टिल, STILL स्टिल ही लीड्स ए सिंपल लाइफ। तो बस आपको आगे का वही जोड़ देना है, ही सिर्फ स्टिल जोड़ करके, ठीक है ना, ही लीड्स LEADS लीड्स ए सिंपल लाइफ, इतना आपको इसमें कर देना, ठीक है। तो ही इज रिच स्टिल ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, इस वाक्य को क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो यहां पर इसका आंसर हम लोग आपके सामने लिख देते हैं। देखो यहां पर करना ना, लास्ट नाइट, अंतिम रात की बात हो रही है, ठीक है, अंतिम रात। इट वॉज वेरी हॉट, आई कुड नॉट को पहले आपको शुरू में लिखना पड़ेगा। देखो तो यहां पर आपको क्या लिखना है, इसका यहां से देखना, आई कुड नॉट। अब देखो ये जो बेसिक है ना इस ग्रामर का, वो बेसिक आपको कहीं और से सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि एक एक चीज़ें हम लोग यहाँ पर हर एक नियम को देखें, हर एक चीज़ों को देखते जाएं, ठीक है। तो भाई ग्रामर की बात अभी हम देखें यहाँ पर कर नहीं रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, तो इसको पहले इंपॉर्टेंट की तरह पढ़ो। तो ये महत्वपूर्ण है सारे के सारे, ठीक है ना, मतलब रिपीट हो रहे हैं काफ़ी बार। तो आई कुड नॉट, ठीक है ना, आई कुड नॉट, थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जो है ना, नॉट, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या जुड़ा है, हैव ए साउंड स्लीप, ठीक है ना, हैव ए साउंड स्लीप। तो यहाँ पर लिखना है आई कुड नॉट हैव, इसको शुरू में लिख देना है पूरा का पूरा, हैव ए साउंड स्लीप एंड इसके बाद आपका ये इधर का हम लोग कर दिए। इसके बाद लिखना है बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर बिकॉज आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर इसको अलग पेन से लिख देता हूँ, देखो लिखना बिकॉज। इसके बाद आप इधर का जो है ना इसको लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट, NIGHT, ठीक है ना, इतना करना है इसमें। आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट। इसका ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ठीक है ना, यानी कि जो सेकंड वाला ये वाक्य था, इस सेकंड वाले वाक्य का आपका ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ऐसे बनाना है आपको, तो कोई एक ही करना था आपको। अब जैसे सी नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहा ना ट्रांसफॉर्म एनीवन, फिर से एनीवन आपका यहाँ पर आ गया, एनीवन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, सी इज मोर इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास इनटू सुपरलेटिव डिग्री। देखो इस सेंटेंस को आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है ना। तो चलो फिर इसको बदलते हैं, कैसे बदलना पड़ेगा। देखो आपको बताएगा कि सी इज अ मोर इंटेलिजेंट, वो बहुत होशियार है, देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, यानी क्लास में जितने भी लड़कियां हैं उनसे सबसे ज्यादा होशियार है, ठीक है। किसी एक की बात हो रही है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। तो देखो यहां से आंसर समझना, इसका आंसर क्या होगा इसमें लिखते हैं यहां पर। तो यहां पर लिखना है सी इज द, यानी कि किसी लड़की के बारे में बताया गया है ना, स्त्रीलिंग सी है ना। तो यहां पर आपको हो जाएगा सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट यानी होशियार। सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब होशियार लड़की के बारे में बताया गया। इंटेलिजेंट गर्ल, GIRL गर्ल। इसके बाद आपको जोड़ना है क्या, इन द क्लास, बस इतना कर देना। तो यहां पर जोड़ के लिख सकते हो इन द क्लास। तो आई होप इसको आप क्लियर समझ गए होंगे। देखो यहां पर किस नहीं किया गया, सिर्फ इतना बताया गया है कि सी इज द मोस्ट, मोर की जगह पर सिर्फ मोस्ट आपका आया है। क्या आया है भाई, मोस्ट, ठीक है। और देन यहां पर तुलना के लिए लगाया गया था किसी अदर लड़की से, तो देन को हटा के यहां पर आपका डायरेक्ट हो गया सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, मतलब कि वो सबसे ज्यादा होशियार लड़की है क्लास में, बस इतना कर देना। ऐसे ही देखो एक आपके सामने दिया गया यहाँ पर सेकंड नंबर, ठीक है ना। सी का आपका फर्स्ट वाला हम कर लिए और ये रहा भाई सेकंड वाला, दो आएंगे एनीवन इसीलिए लगा रहता है। तो देखिए अगला कह रहा है, समझिएगा, इट इज टाइम टू लुक इन द मैटर इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है इसको, डायरेक्ट देखो ब्रैकेट में सामने लिखा रहेगा, जिसमें बदलना है सेंटेंस को वो सामने लिखा है। तो पैसिव वॉइस में बदलना है। देखो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आप आंसर लिखेंगे इट इज टाइम, इट इज टाइम, टाइम के बाद है टू लुक इन द मैटर, टू लुक इन द मैटर। तो यहां पर क्या करेंगे, इट इज टाइम टू बी लुक्ड। यहां पर भाई थर्ड फॉर्म कर देना इसका, लुक को लुक्ड कर देना, ठीक है ना। लुक को क्या कर देना, लुक्ड। इन टू द मैटर, ठीक है ना, मैटर, इतना कर देंगे भाई। ये आपको बन जाएगा इसका क्या, पैसिव वॉइस। इतना आपको समझ में आ गया, ये आपका हो गया। ऐसे ही आपका डी नंबर देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने पूरा देखो कर रहा हूं मैं, और ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको आपको करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई देखो मैंने 10 नंबर का देखो ऑब्जेक्टिव करा दिया, प्लस आपका 10 नंबर का ये चीजें मैं करा रहा हूं, तो भाई 20 नंबर कहीं ना कहीं ये तो आपके इसी से आने हैं, ग्रामर से। और अगर आप इतना नहीं करेंगे तो 20 नंबर बिल्कुल जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट करना है, ठीक है ना, सही करना है वाक्य को। जैसे एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा, काइंड मैन विल पिटी पुअर। दयालु व्यक्ति क्या होता है, गरीब होता है। देखो इसमें आपको बताना, तो इसका सही करना है, तो क्या करेंगे, देखो इसका आंसर में आपको लिखना है कि द काइंड मैन, समझिएगा, द काइंड मैन द काइंड मैन विल पिटी, क्या होता है भाई, यहां पर पुअर होता है, पिटी ऑन द पुअर, ठीक है, ये हो गया। ऐसे दूसरा वाला है, आई वेंट आउट फॉर वॉक, मैं घूमने के लिए गया। तो यहां पर इसको क्या बनाएंगे, देखो तो यहां पर आपको लिखना है आई वेंट आउट, ठीक है ना, मतलब बाहर। तो आई वेंट आउट टू वॉक, इतना आपको कर देना, आउट टू वॉक, ये इसका आपका करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट और ये सेकंड दोनों में से कोई एक करना था, मैंने दोनों को बता दिया। इसका आपको 2 नंबर, सारे क्वेश्चन मतलब 2-2 नंबर के रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसके बाद आपका भाई 5वां क्वेश्चन इसमें आने वाला ई नंबर, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि यूज एनी वन, फिर से भाई एनी वन आ गया, 2 यहाँ पर देखो दिए गए, फर्स्ट और सेकेंड। समझिएगा क्वेश्चन को, इसमें से किसी एक को आपको करना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी इन दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा उठा करके आप क्या करो, ऑफ द वर्ड इन योर ऑन, अपने शब्दों में, सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि आप इन दोनों में से कोई एक ऐसा जोड़ा उठाओ और उसका मीनिंग क्लियर करो कि आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए लोगों को कि हाँ आपने इसके बारे में बताया, इस जोड़े के बारे में ये चीजें क्लियर की गई हैं, ठीक है ना। तो देखना पहला नंबर देखो,
यहाँ पर है ब्रेक और ब्रेक, इन दोनों को हम ब्रेक पढ़ते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। दोनों को क्या पढ़ते हैं भाई, ब्रेक पढ़ेंगे, इसको भी और इसको भी, लेकिन मीनिंग में दोनों के देखो फर्क है और दोनों का जो अर्थ होता है वो भी अलग अलग है। तो आपको बस यही क्लियर करना है, इनका अर्थ अलग अलग हो जाए, आपको ऐसे दो सेंटेंस बनाने हैं। तो कोई एक, जैसे कि 1 नंबर का हम इसको लेकर चलिए बनाते हैं। तो पहले ब्रेक को लेकर के चलते हैं, BREAK। तो इस वाले को जब लेकर चलेंगे तो सेंटेंस आपका देखिए कैसे बनेगा, इसके लिए है ना, इसके लिए सेंटेंस देखिएगा यहां पर, इसको आप बनाएंगे द थीप, अभी अर्थ भी हम इसको समझाएंगे स्पष्ट रूप से। द थीप ब्रोक द लॉक, यहां पर ब्रोक भी कर सकते हैं या ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेक और ब्रोक एक ही चीज है, मतलब होता है इसका तोड़ना, ठीक है ना। ब्रोक द लॉक एंड इंटर्ड द हाउस। देखो इसका मतलब यहां पर मैंने बताया कि ब्रेक आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, ब्रेक भी लिख सकते हो, ब्रेक, ये भी सही है। तो यहां पर बताया कि द थीप ब्रेक द लॉक एंड इंटर द हाउस। ब्रेक शब्द इस सेंटेंस में आ गया पूरे, यही चीज कह रहा था कि आपको कोई सेंटेंस बनाना जिसमें ये अर्थ आपका स्पष्ट हो जाए। तो थीप मतलब चोर, चोर जो है क्या हो गया, लॉक को तोड़ करके घर में इंटर कर गया, बस इतना आपका इसका अर्थ हो गया और ये पूरा पूरा जो है सेंटेंस बन गया। ऐसे ही दूसरा वाला है BRAKE, ठीक है, इसका भाई साहब क्या अर्थ होता है, तो इसका होता है ब्रेक मतलब रुकना, जो आप गाड़ी मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन जो भी होता है उसमें ब्रेक होती हैं, उस ब्रेक के बारे में यहां पर बताया गया। देखो कैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे, आप लिख सकते हो देयर, आप इसको लिख सकते हो देयर विल बी एन एक्सीडेंट देयर विल बी एन एक्सीडेंट इफ द ब्रेक्स BR क्या है भाई, BRAKE ये वाला है ना, ब्रेक ऑफ योर साइकिल CYCLE है ना, साइकिल आर नॉट गुड। देखो नॉट गुड मतलब अच्छी अगर नहीं है। देखो कह रहा है कि देयर विल बी एन एक्सीडेंट इन इफ द ब्रेक ऑफ योर साइकिल आर नॉट गुड। अगर आपके वाहन में, साइकिल में या किसी भी चीज की बात कर लें, अगर ब्रेक अच्छा नहीं तो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखो दोनों के दोनों भाई अर्थ स्पष्ट हो गए, इसको हमने यूज करके 2 सेंटेंस बनाना और दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो बस एक करना पड़ेगा इसी टाइप से, ठीक है ना, और मिलेगा 2 नंबर, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहां पर, समझ रहे हैं। तो इसको आपको इसी टाइप से करके आना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अब इसको आप करना फेयर और फेयर, इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करके आप बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख के चलो। चलिए अगला देखिए, अब आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में देखिए कह रहा है कि ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। ये पैसेज दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जैसे आपका 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। कह रहा है कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन और नवीन देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो यहां पर आपके सामने ट्रांसलेशन भी है। कह रहा है हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, तो इसका आप बनाएंगे यहां पर वी आर मतलब हम, है ना, हम सब लोग जितने भी मतलब इस टाइम पर जिंदा हैं बोले तो, वी आर लिविंग इन ए इरा। इरा का मतलब होता है युग या दौर बोल सकते हैं या युग बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। एरा ऑफ चेंज, परिवर्तन के दौर पर रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, वट देयर आर सम थिंग्स, मतलब किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी खत्म नहीं होता। हुज मतलब जिनका, परफॉर्मेंस मतलब कि जिनका आकर्षण या बोले तो परफॉर्मेंस, है ना। फ्रेशनेस मतलब ताजगी, एंड चार्म मतलब होता है आकर्षण, ठीक है ना। इसके बाद है नेवर डिसमिस्ड, यानी कि कभी ये खत्म नहीं होता है। भारत एक ऐसा ही देश है, यानी इंडिया इज वन सच कंट्री, ऐसा ही देश है, ठीक है। इसके बाद देखो, एक ही समय पुरातन और नवीन देश के नालंदा और तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, देखो एंशियंट मतलब प्राचीन होता है, ठीक है ना, पुराना। तो एंशियंट एंड न्यू, पुराना और नया बोले तो, ठीक है ना। एक ही समय पर पुरातन और नवीन शब्द आया है ना, तो पुराना और नया बोल सकते हैं यहाँ पर।
न्यू एट द सेम टाइम द कंट्री यूनिवर्सिटी लाइक, यानी यूनिवर्सिटी मतलब बोले तो कॉलेज, जो आप यहाँ पर जैसे बताया गया ना, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब विश्वविद्यालय के बारे में। तो नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला हैव ए रिच हिस्ट्री। तो ये इसका भाई क्या है, पूरा का पूरा यहाँ से आपका इसका ट्रांसलेशन। इतना करेंगे तो मिलेगा 5 नंबर आपको इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई यहाँ पर सेक्शन नंबर डी में। और सेक्शन नंबर डी में बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम सुना रहे हैं भाई। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि भाई आपको इसमें पूछा जाएगा, देखो प्रोज से, PROSE, प्रोज प्लस पोएट्री, ठीक है ना। पोएट्री रहेगा प्लस आपका रहेगा सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री से भी क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर। तो इन तीनों को मिला करके इससे जो बनेगा क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। आपकी टेक्स्ट बुक से, यानी कि जो आपकी किताब होती है, इसका 40 नंबर का ये पार्ट सेक्शन डी रहता है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या आ रही है, तो भाई इसका प्रॉब्लम देखो मैं वीडियो के माध्यम से तो करा ही रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब वीडियो में तो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आपको ये नोट्स परचेज कर लेने हैं। तो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, और इस पर आप बोल दीजिएगा भैया मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको 99 रुपये में सबसे कम पूरे बोर्ड में, मतलब कि सबसे कम। अब ये मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका एक रीज़न ये है कि भाई साहब जो हमारे साथ काम करते हैं कहीं ना कहीं उनको भी देखो पैसे देने पड़ते हैं, आप खुद समझदार हैं। और मतलब जिनसे नोट्स हम बनवाएंगे या जो हमारे साथ कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है ना, तो सबको यार ज़रूरत होती है आज के टाइम पर, आप खुद जानते हैं। और बाकी आपको ये भी ना लगे कि ये चीज़ें फ्री की हैं, ताकि आप वैल्यू भी ना करें। तो फ्री का भी देखिए देना एकदम मतलब इतना भी वो नहीं है। बाकी जो बच्चे कुछ ऐसे हैं तो उनको तो यूट्यूब पर भी सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप समझदार हैं, तो आप ले सकते हैं। बहुत ही हल्का पड़ जाता है, 20-20 रुपए के लगभग हर एक सब्जेक्ट का, तो आप इसमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे इनके आंसर देने होते हैं, और कितने नंबर के कौन सा क्वेश्चन आता है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सेक्शन डी के बारे में देखो, लिटरेचर यानी कि बुक से है, और ये तीनों पोर्सन रहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर देखो 7 है, यहाँ पर समझना थोड़ा सा अच्छे से। सेक्शन नंबर देखो आंसर कह रहा है 7वें क्वेश्चन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 शब्दों में आंसर देना होगा आपको, 40 शब्दों में आंसर, जो कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। जैसे ए नंबर का ये क्वेश्चन है, बी नंबर का ये क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में भाई अथवा रहेगा। ए नंबर में एक क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला कह रहा कि हुम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज व्हाई, यानी कि जो एम हैमल है पढ़ाई की, पूछ रहा है इसमें कि जो एम हैमल है पढ़ाई की अज्ञानता का दोषी किसे ठहराया था। इग्नोरेंस ऑफ इन स्टडीज, पढ़ाई जो थी उसकी अज्ञानता के बारे में ब्लेम किसे किया था, किसे मतलब दोषी ठहराया था। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखना है, आंसर के बारे में आओ। 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। 4 नंबर में देखो आंसर आपको कैसे किस टाइप से देना है वो थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। आपको लिखना है इसमें आंसर, देखिएगा फर्स्टली यानी पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट बिकॉज। सबसे पहले एम हैमल ने, एम हैमल कौन थे भाई, एक टीचर थे, समझ लीजिएगा। देखो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को थोड़ा सा हिंदी में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं कहता हूँ जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है भाई इंग्लिश में चीज़ों को समझ नहीं पाते, और फिर आप लोग कमेंट करते हैं, या फिर भाई कमेंट देखो करने से कुछ होना नहीं, आप जानते हैं। मैं आपको चीज़ें हमेशा अपनी तरफ से अच्छी प्रोवाइड कराऊंगा, प्रयास करता रहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे तो भाई क्या ही मतलब होगा, ठीक है ना। तो प्रयास करो समझने का, जो चीज़ें मैं बताता हूं उसके अनुसार आप पढ़ो, और फिर देखो बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे नहीं आता है, ठीक है ना। पूरा एक्सपीरियंस के साथ यार चीज़ें बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो देखो इसका आंसर, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एम हैमल ब्लेम द स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट को ब्लेम किया। बिकॉज मतलब ब्लेम मतलब क्या होता है भाई, दोषी ठहराना। बिकॉज द डिले द स्टडी देन ही ब्लेम देयर पेरेंट्स, सबसे पहले छात्रों को ब्लेम किया एम हैमल ने, यानी टीचर थे जो। उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया, यानी दोषी ठहराया उनके माता पिता को। क्यों, हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फ्रॉम फार्म और एट द मिल्स, यानी कि बच्चों को वो पसंद कर रहे थे कि जब वो काम करते थे तो उनके माता पिता की गलती थी भाई, वो काम करा रहे थे, तो उनको भी ब्लेम किया गया, यानी दोषी ठहराया गया पढ़ाई से रिलेटेड। इसके बाद उन्होंने क्या किया, एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसके बाद उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। क्यों भाई साहब खुद को दोषी ठहराया, क्योंकि टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वो लोग उनको जो है छात्रों को छुट्टी देते थे,
ठीक है। तो इस प्रकार से जो एम हेमल थे उन्होंने छात्रों को भी ब्लेम किया, मतलब दोषी ठहराया पढ़ाई से रिलेटेड, उसके बाद माता पिता को भी ब्लेम किया और उसके बाद खुद को भी ब्लेम किया, यानी दोषी ठहराया। तो ये इसका देखो आंसर है। आई होप आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। बाकी कुछ वर्ड हैं जिनको समझना पड़ेगा और हिंदी में अगर आप समझ गए तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में चीज़ें आपको क्लियर हो गई ना भाई? यही तरीका होता है, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ो। आप देखिएगा आंसर कैसे नहीं आता यार, आप प्रयास तो करो। चलो देखो इसके बाद यहाँ पर आपका अथवा में एक क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हो, दो में से एक क्वेश्चन है। व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल? तो ये सेकंड नंबर है। इसी के साथ भाई बी नंबर का क्वेश्चन एक दिया गया, देखो बी नंबर में कह रहा है हु वाज द रटरैप सेलर? रटरैप सेलर कौन था? चूहेदानी बेचने वाला, वो कौन था, है ना? एंड हाउ डिड ही मेक देम? और वह चूहेदानी को कैसे बनाता था? अथवा में भी एक क्वेश्चन है। तो चलो इसका आंसर देखो। पहले इसका आंसर आप लिखेंगे यहां पर बी नंबर, देयर वाज ए पर्सन हु वाज ए पेडलर, यानी कि जो पेडलर था, फेरी वाला था या चूहेदानी का जो मतलब व्यापारी था, वो एक फेरी वाला जो है व्यक्ति था। एंड यूज द वंडर हियर एंड देयर सेलिंग रेड ट्रैप, और वो यहाँ वहाँ जा जा करके रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी बेचता था या व्यापार करता था। एंड इसके बाद देखो ही वाज द रेड ट्रैप सेलर, एंड वह क्या था भाई साहब? वो चूहेदानी वाला जो था। एंड ही मेड, और वो बनाता था, क्या बनाता था? दोज रेड ट्रैप हिमसेल्फ, खुद से बनाता था भाई चूहेदानी को, है ना? जो वो मतलब बेचने जाता था वो खुद से उनको बनाता था। अब देखो बनाने के बाद क्या करता था, कहाँ कहाँ से बनाता था? फ्रॉम द मटेरियल ही मेड दोज फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई वेगिनिंग इन द स्टोर और एट द विग फार्म, मतलब वो जो भीख मांगता था या इधर उधर जा जाके स्टोर से चीज़ों को सामान को इकट्ठा करता था, वही सब चीज़ों से मिला करके वो क्या करता था? वो ये अपना जो चूहेदानी वाला व्यापार था इसको किया करता था, ठीक है ना? तो ये आपका इसका आंसर देखो 4 नंबर में इतना लिखना, यहां से लेकर के इतना, ठीक है ना, फार्म तक। ये आप इतना लिख दोगे 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है आपके ये क्लियर हो रहे होंगे भाई, ऐसे ही इनको करना है, ठीक है। अथवा में जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें क्या कह रहा है देखो, और करके Why did राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते? तो भाई इसका एक स्टोरी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि बिहार में भाई अन्याय हो रहा था इनके साथ, और वो गांधी जी से इसकी जो है शिकायत करना चाहते, कंप्लेंट करना चाहते थे कि जो वहाँ के गरीब जनता थी उनके ऊपर जो है अन्याय हो रहा था, और वो इसका शिकायत करके जो है उन गरीबों को या बोले तो जनता को न्याय दिलाना चाहते थे। इसके कारण जो है गांधी जी से मिलना चाहते, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पर आप जानते थे स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत ही मतलब मेन रोल अदा कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए, और वो एक लॉयर भी थे, है ना, वकील भी थी। तो ये आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भाई साहब ये आपके जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन, या ये कितने क्वेश्चन थे भाई? 4 क्वेश्चन, जिसमें 4 में से 2 करने हैं, अथवा में हर एक क्वेश्चन रहेगा, और ये क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट के होने वाले हैं, यानी कि जिन्हें आप लघुत्तरी बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रोज में देखिए लॉन्ग उत्तर भी, लॉन्ग के क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि जिन्हें आप दीर्घ उत्तरी बोलते हैं। दीर्घ उत्तरी में आओ, ये क्वेश्चन जो होंगे 7 नंबर के होंगे, और कोई एक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है आंसर एनीवन, ये आपका आ गया देखो एनीवन शब्द, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में लिखना है, और एक क्वेश्चन करना है 2 में से, और 7 नंबर उसका आपको मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने क्या भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इंसिडेंस डिड डगलस फेस एट द पूल, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। ये क्वेश्चन है आपके सामने पहला वाला। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके सामने सेकंड नंबर देखो दिया गया है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर गिव इंस्टेंस, ठीक है ना, इंस्टेंस। तो ये आपका बी नंबर क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से एक करना है, मिलेगा पूरा 7 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आएंगे वो लॉन्ग के रहेंगे। तो समझ गए ना लॉन्ग का और शॉर्ट का क्या पैटर्न रहने वाला है। इसके बाद भाई साहब अब आपका शुरू होता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, और आप बोले तो पोएट्री, ठीक है ना। ये जो चल रहा था अभी तक प्रोज था, अब यहाँ से स्टार्ट होता है पोएट्री, ठीक है ना, पोएट्री। अब पोएट्री में समझना
क्या चीज़ें आती हैं पोइट्री में। आपका सबसे पहले एक स्टैंजा आएगा, ठीक है ना, एक पैसेज आएगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 6 नंबर का पहले एक आएगा स्टैंजा, ठीक है ना, स्टैंजा पूछेगा। स्टैंजा की आंसर कैसे देना है वो मैं आपको करके अभी बताने वाला हूँ। ये जो पैसेज है इसके अनुसार, पैसेज कहाँ से दिया गया देखो, इसको पढ़ो पहले और पढ़ करके आप समझ भी जाओगे, और इसके क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं वो आपको मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर है ये वाला, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट्स ब्रीथिंग। ये भाई साहब है आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से, ठीक है। और इस चैप्टर से देखो क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, किस टाइप से रहेगा, पूरा 6 नंबर का आता है स्टैंजा है ना, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन पहला देखो, इसका आंसर हम अभी देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं यहाँ पर, इसका अर्थ अगर समझ गए आप लोग तो आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यही इसका आंसर है। यानी कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं वो हमेशा के लिए आनंदमय होती हैं। तो बस इसका आंसर आप लोग यहाँ से उतार दो डायरेक्ट, मतलब उतारने के लिए मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आपको आंसर यहाँ पर इसका इतना ही देना है, ठीक है ना। तो आंसर में आपको लिखना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ से समझना, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय, जॉय मतलब होता है आनंदमय, है ना, जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए आनंदमय देने वाली, ठीक है ना। तो ये इसका आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने पर आपको मिलेगा कितना, मिलेगा 2 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर इतना करने पर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो तो क्वेश्चन आपको देखो 3 ही रहेंगे, ऐसे ही कोई भी पैसेज आ जाएगा, और ये पैसेज इंपॉर्टेंट है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से, और एक जो आपका चैप्टर है माई मदर 866 भाई साहब, पहला वाला, ठीक है ना, माई मदर 866, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे सेंट्रल आइडिया भी आने का चांसेस है और स्टैंजा भी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला देखो यहाँ पर है बी नंबर बोले तो, इसमें कह रहा है व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये देखो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता जो होती है वो क्या होती है। तो इसका आंसर आप देंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं वो कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती। यहाँ पर कह रहा है ना इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज, इसकी प्यार की रेखाएं हमेशा बढ़ती हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती। तो यहाँ से इसका आंसर आप देखो लिखेंगे, कैसे लिखना है आंसर भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अनसीन पैसेज होता है तो आप कर ले जाते हैं, लेकिन ये पैसेज जो होता है इसको आप नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है, इसमें भाई कविता होती है और आप समझ नहीं पाते कि करना क्या है आखिरकार। तो इसमें देखो लिखना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता की ओर जाना, है ना, शून्यता बोल सकते हैं। तो मतलब कभी खत्म ना होना, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि जो सुंदरता की वस्तुएं होती है वो कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती, हमेशा प्रसन्नता या खुशियाँ ही देती हैं। अब कोई चीज़ आप ये बताओ, कोई चीज़ आपको पसंद है तो वो आपको भाई साहब खुशी ही तो देगी, और जो चीज़ें पसंद नहीं है वो आपको क्या होगा, हमेशा कष्ट देती हैं। तो ये चीज़ होता है, बस यही यहाँ पर इस पैसेज में पूरे के पूरे पैसेज में समझाया गया है या समझाने की कोशिश की गई है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको चीज़ों को जो है समझना है और प्रयास करना है। आंसर देखो आप आसानी से दे ले जाओगे, ऐसा नहीं कि आप आंसर नहीं दे पाओगे, आंसर दे लोगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज़ों को अगर समझ के अच्छे से लिखोगे तो अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 में 2 चाहिए, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा वरना नंबर मिलेंगे। आप क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन के वर्ड को मिलाए, जॉय फॉर एवर लिखा है भाई साहब, हम समझ लिए जॉय फॉर एवर यहाँ पर लिखा है, तो आप इतना तो दिमाग लगा लेंगे कि यहाँ से उतार दें। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक उतार नहीं पाते हैं, आप और सोच ले गए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा उतार दे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो आप मान लीजिए यहाँ तक भी उतार दिए तो भाई नंबर मिलेगा, लेकिन जो 2 नंबर का क्वेश्चन था आप ज़्यादा लिख देंगे तो 1 नंबर मिलेगा।
समझ रहे हैं? जो बच्चे बोलते हैं ना कि ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा नंबर मिलेंगे, कॉपी भर देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, मैं शुरू से अंत तक कहता हूँ कि कभी भी आप एग्जामिनर की जो आंखें होती हैं उन पे झूल झोंकने का काम मत करना, वरना अगर दिमाग खराब हुआ तो फिर वहाँ से नंबर काटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो, एक्यूरेट तरीके से दो, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखो, ताकि वो जो एग्जामिनर है वो कभी भ्रमित ना हो और आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से वो चेक करें और अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। तो बस जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना लिखो, ज़्यादा बढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही धोखा देने की ज़रूरत है। इसी टाइप से देखो अगला क्वेश्चन, सी नंबर कह रहा है कि व्हाट विल ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना, या क्या प्रदान करती हैं। तो इसका आप आंसर देखो क्या लिखेंगे, यहां पर इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर शुरू में पहले क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन का ये वर्ड आपको लेना ही पड़ेगा, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहां से व्हाट विल को हटा देना है, ठीक है, इतना वर्ड, और यहां से आंसर बनाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखो आंसर जब बनाएंगे तो यहां से लिखना है आपको इसमें आंसर सी नंबर का, ठीक है ना, सी नंबर का आंसर यहां से देखना, यहां पर आप लिखना शुरू करेंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसी पैसे से आंसर बनाएंगे, ठीक है ना, इसी पैसे से। सुंदरता की वस्तुएं क्या क्या हमें देती हैं, ये हमें क्या देती हैं भाई साहब, लव लाइनेस इसकी इंक्रीज होती हैं, प्यार की रेखाएं, ये कभी शून्यता की ओर नहीं जाती। ए बावर क्वाइट फॉर अस, ए स्लीप फॉल स्वीट ड्रीम्स, सुंदर सुंदर सपने, ए हेल्थ अच्छी स्वास्थ्य, क्वाइट ब्रीथिंग, ये कभी बीमार नहीं होने देती। इतनी सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन आंसर में क्या लिखना है तो वो समझो। इसमें लिखेंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस। यहां तक आपका क्या है भाई, क्वेश्चन था, प्रोवाइड अस। देखो इसमें यहां तक क्या था, क्वेश्चन कह रहा था इतना, ठीक है ना, प्रोवाइड अस, इतना आप लोग क्वेश्चन उतारे, ताकि मतलब एग्जामिनर को यह ना लगे कि बच्चे ने पूरा का पूरा उतारा है। इतना आप अगर कर देंगे तो उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं अपना दिमाग यूज करके आंसर दिया है, और अगर पूरा उतारना शुरू कर देंगे एक तरफ से तो फिर उसको लगेगा कि सिर्फ उतार दिया है, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा दिमाग लगाना। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से उतारना शुरू कर देना है। देखना कितना है, यहां से भाई ए बावर क्वाइट्स है ना, इससे तो यहां पर लिखेंगे ए बावर क्वाइट, है ना, वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, इतना करना है। ए बावर क्वाइट्स, QUIEIT, बावर क्वाइट एंड ए स्लीप, स्लीप मतलब सोना, फुल स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, फुल ऑफ कितना है यहाँ पर, स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखने में जल्दी कर रहा हूँ तो आप अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है ना। स्वीट ड्रीम्स एंड फिर क्या है, एंड सॉरी ए नहीं है, क्वाइट, QUIET है ना, क्वाइट IET यहाँ पर, क्वाइट ब्रीथिंग, BREATHING, इतना कर लेना, ठीक है ना। तो क्वाइट ब्रीथिंग, इतना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका इसका बन जाएगा तीसरे वाले का। तो बस यहाँ पर यही थोड़ा सा बड़ा था और इसमें कुछ नहीं करना, उतारा वही चीज़ें गया, मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका इतना था, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ऑफ विल प्रोवाइड अस, इतना करने के बाद यहाँ से चीज़ें को जो है उतारा गया है, ठीक है ना, पूरा पैसे से। इतना कर देंगे 2 नंबर यहाँ से आपको फिक्स हो जाएगा, या बोले तो मिल जाएगा। अब देखो यहां से आता है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो ये 4 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो कीपिंग क्वाइट हो गया, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और इसको आप छोड़ दो, इसको मत करना, आप कर लेना पहला चैप्टर, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, पहला वाला और कीपिंग क्वाइट और ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, तीनों को करके जाना। अगर 3 कर लोगे तो फिर आपका कहीं से टेंशन ही नहीं जाएगा, सेंट्रल आइडिया का पूरा फिक्स नंबर मिलेगा आपको, है ना। तो इसको जरूर आप लोग कर लेना। और बाकी आपको देखो सेंट्रल आइडिया के ऊपर, या बोले तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ये सब कुछ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं नोट्स में सारे क्वेश्चन रख दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन कम थे जिनको कि मैं जो है ऐड करके ये सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। तो ये ऑल सब्जेक्ट का पूरा आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। तो इसको आप जो है इस नंबर पर 9511470534 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप वो नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना, मात्र 99 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो इसमें हैंड रिटन भी रहेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे साथ साथ सेट। तो इसको कर लीजिएगा।
तो सेंट्रल आइडिया का 4 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद भाई साहब स्टार्ट होता है आपका क्या, यहाँ से सप्लीमेंट्री, ठीक है, विस्तास। देखो इसमें भी प्रोज की तरह क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट के रहेंगे, जिसमें से देखो अथवा दोनों में रहेगा। तो जैसे 4 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर के शॉर्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे है हु वाज साइकेट्रिक्स एंड व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनोचिकित्सक था, साइकेट्रिक का मतलब होता है मनोचिकित्सक, है ना, जो मनोविज्ञान जानते हैं, है ना, लोगों के मन की बातें बोले तो ऐसा। तो मनोचिकित्सक कौन था और वह उसने तीसरे स्तर के बारे में क्या बताया था। यहाँ पर कहना ना, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था और वो था कौन। तो देखो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आंसर भी मैंने बताया है। सैम वॉज द चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि जो मनोचिकित्सक था वो कौन था भाई, तो वो सैम चार्ली का मित्र था। कौन था, उसका मित्र था। एंड ही हैड बिलीव्ड दैट चार्ली, और वो चार्ली के ऊपर क्या था भाई, बिलीव करता था। हैड गॉट द विम्स ऑफ थर्ड लेवल्स एज ए वॉकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट, ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग साइड बाय साइड, ही रिवील्ड दैट द थर्ड लेवल was still there in reality. Charlie was upset from his dull life. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन देखो दिया गया है, हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ ऑपरेट द व्हाइट मैन। ये आपका अथवा में है, तो आप चाहें तो इसको कर लेंगे या इसको, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही आपको करना होता है, ठीक है। अथवा वाले क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं एक क्वेश्चन को। ऐसे ही देखो यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हु वाज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन था, एंड हाउ डिड डेरी कम्स इन हिज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर मिस्टर लैम के बारे में, तो इसको बी नंबर का आंसर देख लेना, ये आपका बी नंबर का आंसर है, यहाँ पर से दिया गया है। मिस्टर लैम वाज एन ओल्ड मैन, वो एक पुराना या बूढ़ा व्यक्ति था, विथ 10 legs, है ना। हिज रियल लेग्स वाज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वार्स ही लिव्ड इन ए बिग हाउस एंड ही हैड नो फैमिली, यानी उसका कोई परिवार नहीं था, वो बड़े से घर में रहता था। As Derry was walking through Mr. Lamb garden, he felt the place isolated. So he got into the garden by climbing over the wall. In this way, he got into his contact. तो ये भाई इसका हो जाएगा, है ना, आंसर। अब यहाँ से शॉर्ट के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे 8 नंबर के। एक क्वेश्चन 7 नंबर का जो लॉन्ग का आता है वो आपका यहाँ पर आएगा, और इसमें कह रहा है कि आंसर एनीवन, कोई एक कर देना है आपको। लास्ट क्वेश्चन रहेगा पूरे पेपर का, ये भाई साहब लास्ट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है ना, लास्ट का। इसमें कह रहा है, पहला देखो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉगर, यानी कि भविष्यवाणी जानने वाला कौन था, टेल व्हेन द टाइगर किंग के बारे में उसने क्या कहा था जब वो जन्म लिया था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर गिव द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी का करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण करना है। तो दो क्वेश्चन है, ए और बी, दो में से कोई एक कर दो और मिलेगा इसका आपको 7 नंबर। तो इस टाइप से पूरे इंग्लिश के आपको 100 नंबर का पेपर में मैंने पूरा बता दिया कि कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक बार प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ला सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।